हेलो बच्चों, एस सी स्क्वायर में आपका स्वागत है। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एस सी स्क्वायर, जैसा कि आप जानते ही हैं। और मैं आज आपको क्लास 7 चैप्टर 8 का, जिसका नाम है एयर, उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करा के दूंगा, यहाँ पर पूरी की पूरी बुक करा के दूंगा। ठीक है, तो चलिए पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जो ना लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगता है। साथ ही साथ ना बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड हम करते रहें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आपके ऊपर निर्भर करता है टोटली। ठीक है, तो कंबशन के बारे में पढ़ते हैं कि कंबशन होता क्या है। कंबशन का मतलब ही होता है जलना। ठीक है ना, जलना, दहलना, आग लगना। तो व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइंस रैपिडली, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप पार्ट 1 जरूर समझ लेना। इससे पहले का मैंने पार्ट 1 अपलोड किया, उसको ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको पार्ट 2 अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है ना, तो कंबशन, व्हेन अ सब्सटेंस कंबाइंस रैपिडली, ठीक है ना, विद ऑक्सीजन। When a substance combined rapidly with oxygen, giving out heat and light, the phenomena is called combustion. जब हमारा कोई सब्सटेंस मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़, है ना, बोलते हैं ना हिंदी में, कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़, जब हमारी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होती है, जुड़ती है अचानक से, ठीक है ना, तो हमें क्या मिलती है? हीट मिलती है, लाइट मिलती है। तो इस फिनोनिमा को ही क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। भाई कोई चीज़ आपने जलाई, तो जलाने के लिए वो एयर के साथ में कंबाइंड होगा कि नहीं होगा? जब एयर के साथ में कम्बिनेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा? आग जलेगी तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो आपकी क्या है? एनर्जी जनरेट होगी, है ना, लाइट जनरेट होगी। तो उसी को हम क्या कह सकते हैं? कंबशन कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? चलो, तो बर्निंग इज ए कंबशन। बर्निंग क्या होता है? कंबशन होता है। जलना मतलब दहलना, ठीक है ना, ये होता है। इट इज द ऑक्सीजन ऑफ एयर दैट सपोर्ट कंबशन। तो ये जो हमारी एयर में जो ऑक्सीजन होती है ना, वो क्या करती है? कंबशन को सपोर्ट करती है। कैसे? कि देखो, कोई भी चीज़ होगी, अगर उसको जलना पड़ेगा तभी वो जल सकती है जब उसमें ऑक्सीजन होगी, अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो नहीं जलेगी। इसीलिए कह रहा है कि जो कंबशन के लिए हमारी ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, बिल्कुल करती है। कोई चीज़ जलेगी तो ऑक्सीजन हमें सपोर्ट करती है उस चीज़ को जलाने में, उस सब्सटेंस को जलाने में। दैट्स वाई अ कैंडल विच बर्न्स फ्रीली इन एयर। तो उसी वजह से हमारी जो कैंडल जो होती है ना, वो बहुत फ्रीली तरीके से एयर में जलती रहती है। आप देखते हैं ना, है ना, एयर चलती रहेगी तो वो भी जलती रहती है। अब सडनली एकदम से इतना ज़्यादा एयर का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो फिर तो वो अलग बात हो जाएगी कि वो बुझ जाएगी। बट जलना है कैंडल को तो एयर बहुत ज़रूरी है। इज एक्सटिंग्स व्हेन द सप्लाई ऑफ एयर इज स्टॉप्ड। और वो कब जलना बंद हो जाएगी, है ना, तब जलना बंद हो जाएगी जब एयर की सप्लाई भी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इसको एक्सपेरिमेंट से भी मैं अभी समझाने वाला हूँ कि कैसे क्या है ना। तो बड़े ध्यान से आप अगर इस लेक्चर को, वीडियो को समझेंगे ना, तो आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकती है ना। आई होप, मेरी ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो आइए इसको एक एक्टिविटी के द्वारा समझते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ना एयर कैसे सपोर्ट करता है किसी भी कंबशन में। तो आप क्या करेंगे? एक कैंडल को फिक्स कर देंगे डिश में, है ना, किसी प्लेट में, और उसमें क्या कर देंगे? प्लेस सम वाटर इन दिस डिश, और उस डिश में पानी रख देंगे आप। ठीक है, और अब क्या करेंगे? लाइट दी कैंडल, कैंडल को आप जलाएंगे। ठीक है, द कैंडल बर्न्स फ्रीली, तो कैंडल क्या करने लगेगी? बर्न्स होने लगेगी। नाउ इन्वर्ट ए ग्लास ओवर द कैंडल सो दैट द रिम ऑफ द ग्लास डिप्स इन द वाटर। तो आप क्या करेंगे? आप एक ग्लास को, कांच को या फिर ट्यूब को क्या करेंगे? उस कैंडल के ऊपर इन्वर्ट, उल्टा करके रख देंगे, उल्टा करके रख देंगे। ठीक है ना, तो ऐसा इतना पानी होना चाहिए डिश में कि जिससे जो आपका जो ग्लास का जो ट्यूब है या फिर जो ग्लास है, उसकी जो रिम है, यानी कि उसको जो किनारा है, वो पानी में डूब जाए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे ना एयर का ट्रांसफर ना हो पाए, बाहर वाली एयर अंदर ना जा सके, अंदर वाली एयर बाहर ना जा सके। ठीक है ना, तो उसको हम लोगों ने क्या कर दिया है? इस तरीके से उसको
सेटअप करके रख दिया है, ठीक है ना, कि एयर ना बाहर की अंदर ना अंदर की बाहर, ठीक है। इन्वर्ट मतलब उल्टा करके रख दिया, उल्टा करेंगे तभी तो आपका जो ना एयर की सप्लाई रुक सकती है। फिर क्या होगा, दिस विल इंश्योर दैट नो एयर एंटर्स द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड। मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो उल्टा करके हमने ग्लास रखा है ये इंश्योर करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि आपकी जो एयर है उसमें ग्लास में एंटर ना कर पाए। तो यू विल फाइंड दैट द कैंडल इज एक्सटिंग्व्ड सून, तब आप देखोगे कि कैंडल जो ना बहुत जल्दी ही बुझ जाती है, ठीक है ना, बुझ जाती है। तो दिस इज बिकॉज द अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इनसाइड द ग्लास इज लिमिटेड। ऐसा क्यों हुआ है कि इन्वर्ट जैसे ही आपने ग्लास को किया है तो उससे पहले जो आपके एयर के जो पार्टिकल्स जो ग्लास में थे, जब तक वो यूज़ में नहीं होंगे, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे, खर्च नहीं होंगे, तब तक तो कैंडल जलती रहेगी। आपने ढक दिया कैंडल को, और जैसे ही वो एयर का अमाउंट ख़त्म होता है तो उसके बाद में फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद में फिर ये हो जाएगा, वो कैंडल जो है बुझ जाएगी, एक्सटिंग्व्ड हो जाएगी। क्लियर है ना, क्योंकि एयर की सप्लाई नहीं मिल रही है। यही तो हम लोगों ने बेसिक में बताया था कि अभी किसी भी चीज़ को जलना है तो एयर की ज़रूरत है ही। अब ग्लास के अंदर एयर नहीं है तो कैंडल बुझ चुकी है, ठीक है ना। एंड when that oxygen gets used up, no glass remaining in the glass support combustion। तो वो ग्लास जो है ना, फिर जब ऑक्सीजन उसके अंदर ग्लास के अंदर रहेगी तो वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करेगा, वो जलेगी नहीं, ठीक है ना। तो देखो एक फ्री हैंड स्केच के द्वारा भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। आप स्केच पे नहीं जाना, थोड़ा सा बस टेक्निकली समझने की कोशिश करना। यू आर नॉट अ पेंटर, है ना, हमें पेंटर नहीं बनना है, बट हमें टेक्निकल चीज़ों को समझना है। तो स्केच को समझने की कोशिश करेंगे। देखो ये कैंडल है, डिश के अंदर रखी हुई है ना, ये बर्न कर रही है, कंबशन हो रही है। देखिए ये फ्लेम दिख रहे हैं ना, क्यों हो रही है, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ठीक है ना, इसको ढका नहीं गया, तो एयर सप्लाई मिल रही है इसको चारों तरफ से सराउंडिंग से, तो वो जल रही है। और दूसरे वाले उसमें देखेंगे आपकी क्या हो रहा है, आपने जैसे ही इस ग्लास को इन्वर्ट करके उल्टा करके रख दिया तो एयर देखो अभी कैंडल जल रही है, क्या बुझ चुकी है ना। तो इसका मतलब एयर की सप्लाई नहीं मिल रही है तो बुझ चुकी है। दैट्स इट, क्लियर है ना। तो ये टॉपिक क्लियर होता है, ये एक्टिविटी क्लियर होती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है अब आपको कंपैरिजन ऑफ बर्निंग एंड रेस्पिरेशन। आपको बर्निंग और रेस्पिरेशन में अंतर समझना है, कंपैरिजन समझना है, ठीक है ना। बर्निंग आपका जलना, और रेस्पिरेशन का मतलब होता है ना सांस से संबंधित, श्वसन संबंधित। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, नोज एंड माउथ, है ना, यहाँ से हम लोग सांस लेते हैं ना, तो यही हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो कहने का मतलब जलने में और रेस्पिरेशन में क्या कंपैरिजन है उसके बारे में बात करेंगे। तो करते हैं, देखो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एनर्जी। क्या कहता है, जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, ध्यान से समझना है इस इक्वेशन को कैसे पढ़ते हैं, है ना। अगर आपने ये समझ ली ना तो आप इसी के बारे में लिख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगी, प्लस एनर्जी भी मिलेगी। समझ में आई ना बात। तो देखो, तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन हमारा एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 में, फिर मैं बोल रहा हूँ कि पार्ट 2 को समझने से पहले पार्ट 1 जरूर देखेंगे। जितने भी टेक्निकल्स जो वर्ड्स आने वाले हैं ना, उनको आप किस तरीके से समझेंगे उसके लिए मैंने पार्ट 1 में क्लियरली बताया। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का हटना टूटना, है ना। तो वो क्या होता है, ये फिजिक्स का पार्ट है, तो फिजिक्स में तो ऑक्सीडेशन ये होता है। तो ऑक्सीडाइज्ड हमारा रेस्पिरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने कि आपको बताया कि पार्ट 1 देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसमें मैंने आपको बताया हुआ कि जितने भी ये सब चीज़ें हैं उसको मैंने आपको उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, कह सकते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हमारा रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराता है तो, है ना, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। एनर्जी रिलीज हो रही है ना इस प्रोसेस में, बिल्कुल हो रही है।
तो इसको हम क्या समझते हैं, बायो सिस्टम, है ना, टू सस्टेन लाइफ। तो इसी से हम अपना बायो सिस्टम से हम अपनी लाइफ को क्या है, सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है ना, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। बायो सिस्टम का मतलब होता है जैविक तंत्र, है ना, हिंदी में शब्द है ये जैविक तंत्र। तो उसको हम सस्टेन कर सकते हैं अपनी लाइफ को, है ना। तो जो एनर्जी निकलेगी उस एनर्जी का हम यूज़ कर लेंगे अपने बायो सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, ये भी कह सकते हैं। क्लियर है। तो देखो, बर्निंग एंड रेस्पिरेशन आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जलना और रेस्पिरेशन दोनों ही क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। तो दे डिफर इन मैनी रिस्पेक्ट, ये बिल्कुल अलग अलग हो सकते हैं, एज मैंशनड बिलो। तो समझते हैं कैसे कैसे अलग हो सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट में दे रखा है, बर्निंग इज ए फास्ट रिएक्शन वेराज रेस्पिरेशन इज स्लो। तो बर्निंग तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है, रिएक्शन बहुत तेज़ी से होती है बर्निंग की रिएक्शन, लेकिन रेस्पिरेशन की जो ना बहुत स्लो होती है ना। तो बर्निंग डज नॉट नीड ए कैटालिस्ट। तो बर्निंग को जलाने के लिए किसी भी चीज़ को अपने को क्या चाहिए, कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं होती, है ना। लेकिन रेस्पिरेशन को करने के लिए ना हमें किसका, कैटालिस्ट या एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो देखो अब मैं समझाता हूँ आपको कैटालिस्ट। तो फिर पार्ट 1 आता है, पार्ट 1 में मैंने क्लियरली बताया कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट हमारे वो होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिस किसी भी रिएक्शन को ना तेज़ी से बढ़ा देता है कैटालिस्ट, ठीक है ना। तो कैटालिस्ट एक ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको डालने पर किसी भी तरह की रिएक्शंस को तेज़ी में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ठीक है ना, उनको बोलते हैं कैटालिस्ट। समझ में आई बात। तो अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 पर। इन बर्निंग द रेजिड्यू ऑफ एनी, है ना, रेजिड्यू इफ एनी डज नॉट रिटेन वाटर बट इन रेस्पिरेशन वाटर इज एन इसेंशियल रेजिड्यू। तो बर्निंग में क्या होगा हमारा, बर्निंग में ये हो गया, रेजिड्यू का मतलब बचा हुआ, है ना, जो शेष बच गया है ना। तो वो क्या होगा उसमें ना, है ना, इट डज नॉट रिटेन, है ना, रिटेन का मतलब होता है बनाए रखने के लिए। तो बर्निंग को बचे हुए, बर्निंग को जब कोई चीज़ जब जल रही है उसको बनाए रखने के लिए, है ना, जलाए रखने के लिए, है ना, क्या है, वाटर है, डज नॉट रिटेन वाटर, वाटर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन में वाटर चाहिए, बर्निंग में कहने का मतलब रेस्पिरेशन नहीं चाहिए, बट रेस्पिरेशन में वाटर चाहिए आपको, ठीक है ना। रेजिड्यू मतलब बचा हुआ, है ना, चाहिए आपको, अवशेष, बैलेंस भी कह सकते हैं इसको, रेजिड्यू को। अब देखो कंपैरिजन के बारे में देखते हैं कि क्या क्या कंपैरिजन है बर्निंग में एंड रेस्पिरेशन में। इसको समझो ज़रा, बर्निंग और रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंस है ना, कंपैरिजन में क्या है। तो देखो बर्निंग इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, बर्निंग ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, मैंने बताया रेस्पिरेशन भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और रेस्पिरेशन में क्या है, इट इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर से होता है, ठीक है ना। तो बर्निंग में भी टेम्परेचर होगा, बिल्कुल होगा, कोई चीज़ जलेगी। और रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस वगैरह लेते हैं ना, तो वहाँ पर भी क्या है, टेम्परेचर इंक्लूडेड होता है। भैया एयर में तो हर एक चीज़ अवेलेबल है ना, वाटर कंटेंट है, मॉइस्चर है, टेम्परेचर है, बहुत सारी गैसेज हैं, CO2 है ना, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो टेम्परेचर भी होगा कि नहीं होगा उनका अपना खुद का। तो इसीलिए एक्साथर्मिक का मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर 3, बर्निंग इज ए फास्ट रिएक्शन, बर्निंग बहुत तेज़ी से रिएक्ट कराती है, रेस्पिरेशन स्लो है, ठीक है ना। और इट इज़ जनरली टेक्स प्लेस एट द हाई टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो टेम्परेचर की बात आ गई कि नहीं आ गई। तो ये बर्निंग हमारा कहाँ पर हो सकता है, जहाँ पर हमारा हाई टेम्परेचर हो, है ना, हाई टेम्परेचर बर्निंग तेज़ होगी, हाई होगी। और इट टेक्स प्लेस एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये ना एक नॉर्मल टेम्परेचर में हो सकता है रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो देखो नंबर 5 पर आ जाते हैं, बर्निंग डज नॉट नीड कैटलिस्ट। इसको बर्निंग के लिए कैटलिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है ना। ये अपने आप आग तेज़ी से पकड़ता चला जाएगा, ये रिएक्शन ऐसी है अपने आप ही बहुत फास्ट होती है, इसमें कोई चीज़ केमिकल ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। लेकिन रेस्पिरेशन में आपको कुछ ना कुछ एंजाइम या कैटलिस्ट चाहिए होते हैं। नंबर 6, द रेजिड्यू लेफ्ट इफ़ एनी डज नॉट कंटेन वाटर। तो रेजिड्यू लेफ्ट यानी कि ना जो अवशेष जो है ना बर्निंग होने पर वो बच जाएंगे, ठीक है ना, अगर उसमें वाटर नहीं होगा तो यानी पे कोई चीज़ जलाते हैं तो हमें बैलेंस में लास्ट में कुछ राख वगैरह ये सब मिलती है ना, तो वो रेजिड्यू बोल रहे हैं यहाँ पर, रेजिड्यू वो मिलेगा।
वाटर इज एन इसेंशियल रेजिड्यू ऑफ रेस्पिरेशन, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पानी नहीं होगा रेजिड्यू में लास्ट में, और यहाँ पर क्या है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो इसेंशियल है, बहुत मतलब ज़रूरी है, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, और रेस्पिरेशन में वाटर होगा ही होगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द कंबशन ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। तो हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं, तो हायर लेवल की बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेटल और नॉन मेटल्स को मिला के ना 124 हमारे पास टोटल एलिमेंट हैं, बट अभी आप लोग हायर एजुकेशन जैसे 9th और 10th में आ जाएंगे तो पीरियोडिक टेबल और उसमें मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। बहरहाल इतनी डिटेल जानकारी नहीं है, तो आप ये समझो नॉन मेटल्स हमारे वो होते हैं जो नॉन लक्चर्स होते हैं, मतलब जिसमें चमक नहीं होती, जो प्योर सब्सटेंसेस नहीं हो सकते। और मेटल्स जो होंगे वो प्योर सब्सटेंसेस होंगे, है ना, उनको हम जो है ईजिली तरीके से, उनमें लक्चर होता है, उसमें चमक होती है, इनमें चमक नहीं होती। तो हमारे जो नॉन मेटल्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, सल्फर है और फॉस्फोरस है, जब इनको इग्नाइट करेंगे, जब इनको जलाएंगे ना आप, तो बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। जब हम नॉन मेटल्स को जलाते हैं तो ये हमें ऑक्साइड देते हैं, आप ये समझो मोटी मोटी बात। तो नॉन मेटल्स को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा। किसी भी मेटल नॉन मेटल को जलाएंगे तो लास्ट में ऑक्साइड जरूर मिलेगा, अभी मैं बताऊंगा नीचे एग्जांपल्स देके। तो नॉन मेटल्स हमारे कौन कौन से हैं, आप इनको याद रखो, जो भी आपके चैप्टर में जिस आपके लेवल में दिए गए हैं आपको समझने के लिए, उनको तो करना पड़ेगा। जैसे नॉन मेटल आपका हाइड्रोजन है, पूछ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि नॉन मेटल होता है क्या, एग्जाम्पल बताएंगे तो बता सकते हैं आप, हाइड्रोजन है, कार्बन, सल्फर, है ना, फॉस्फोरस, ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। तो रीडिंग को अच्छे से लेक्चर से ध्यान से सुनेंगे तो एमसीक्यू और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन सब को आपको हेल्प करने में ये सब आपकी हेल्प करेंगे। तो देखो, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इग्नाइट किया जाता है, जलाया जाता है, तो वाटर वेपर मिलता है। क्या मिलता है, वाटर वेपर मिलता है। जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, इग्नाइट करते हैं, उसको जलाते हैं, जब इन दोनों को, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को, तो क्या मिलेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सल्फर प्लस ऑक्सीजन को जलाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। देखो ऑक्साइड ऑक्साइड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए नॉन मेटल्स को जलाएंगे तो लास्ट में आपको ऑक्साइड ऑक्साइड ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। द कंबशन ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। अब मेटल्स का कंबशन यानी कि मेटल्स का जलना, नॉन मेटल्स का तो आपने कंबशन देख लिया, अब मेटल्स का भी देखेंगे ज़रा। मेटल्स जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि वो जिनमें लस्टर होता है, चमक होता है, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, तो वो हमारे मेटल्स होते हैं। तो इनको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते मेटल्स को, बट नॉन मेटल्स को हम आराम से इजीली ब्रेक कर सकते हैं, इवन ना नाइफ से भी कट कर सकते हैं नॉन मेटल्स को, ठीक है ना। मेटल्स को नाइफ से नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं और बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है इनको ब्रेक करने के लिए। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स का बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी नॉन मेटल्स। चलो ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज हो गई। तो एक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जब इनको जलाते हैं ना तो, है ना, बर्न ब्राइटली इन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या होता है ये देखेंगे। तो समझ गए आप मेटल्स कौन कौन से हैं आपके, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। जब इनको जलाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ में सोडियम फॉर्म्स सोडियम परऑक्साइड। तो सोडियम को जब हम जलाएंगे ना तो सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम परऑक्साइड बनाएगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Na2O2, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, सोडियम परऑक्साइड। वेराज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म देयर ऑक्साइड्स, ठीक है ना। और जहाँ पर जो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, जब इनको बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ में इन दोनों को, तो हमें ना ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना, समझ गए ना आप। तो CaO एंड MgO, तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब Ca मतलब कैल्शियम, O मतलब, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO। तो जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, इसको जलाएंगे, तो आपको सोडियम परऑक्साइड मिलेगा, है ना, सफ़ेद सॉलिड में रहेगा, वाइट होगा सॉलिड में रहेगा। कैल्शियम और ऑक्सीजन को जब एक साथ रिएक्ट कराएंगे, उसको जलाएंगे, तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना, और वाइट सॉलिड होगा। क्लियर है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं, जब जलाएंगे उसको, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, वाइट सॉलिड मिलेगा। तो देख रहे हैं ना, ऑक्साइड 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 मिलता चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है ना।
यहाँ पर एक डायग्राम से भी, स्केच से भी आपको समझाने की कोशिश की गई है, ज़रा इस पे भी ध्यान देंगे, है ना। क्या कहता है, बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम इन ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम को हम जला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना। तो ये आपका किसी तरीके से एक ट्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये जो ना आपका क्या है भैया, ये आपका मैग्नीशियम है, बर्निंग एमजी रिबन, एक मैग्नीशियम का रिबन है, उसको जलाया रिबन है, उसको जला रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी सतह पे, सरफेस पे हमारी जो ये जो टेस्ट ट्यूब है, कांच का या फिर ग्लास का ट्यूब है, इसकी सरफेस पे देखेंगे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ना सर्कल में, ये क्या है, वाइट सॉलिड एमजीओ पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के, सॉलिड में हैं, ठीक है ना। और क्या है, ये एमजीओ के पार्टिकल्स हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो ये सतह पर ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे, जब आप उसको पकड़ेंगे ना किसी से, है ना, टोंग वगैरह से, तो ये ऐसे करके आपको दिखेगा। कहने का मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं इस एक्टिविटी में कि जब Fe+O के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपका Fe3O4 मिलेगा, यानी कि Fe मतलब आयरन, O मतलब ऑक्सीजन। जब इसको इग्नाइट कराएंगे, Fe को, आयरन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपको Fe3O4 मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा, ट्राई आयरन टेट्राऑक्साइड, इसको बोलते हैं सॉरी, इसको बोलते हैं ट्राई आयरन टेट्राऑक्साइड बोलते हैं, Fe3O4। आपसे पूछा जा सकता है सवाल MCQs में भी, ठीक है ना। तो आप बता देंगे Fe मतलब आयरन, O मतलब ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा आपको, Fe3O4। जब आयरन को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो ट्राई आयरन टेट्राऑक्साइड मिलता है, ब्लैक सॉलिड, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट, अब आगे की तरफ। अब आता है द कंबशन ऑफ कंपाउंड। आपने ये भी सीख लिया कि मेटल्स को जलाने पे क्या होता है, नॉन मेटल्स को जलाने पे क्या होता है, अब कंपाउंड को भी जलाने पे सीखेंगे ना। तो कंपाउंड भी मैंने पार्ट 1 में अच्छे से समझाया हुआ है, आप देख लेंगे, है ना। कंपाउंड, तो कंपाउंड हमारा ना कम से कम मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा, है ना, जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर, एलिमेंट से मिलकर बना होता है ना, उसको हमारा कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझेंगे, जैसे H2O है, ठीक है ना, क्या है आपका H2O। तो H2O क्या कराता है, यहाँ पर देखेंगे ज़रा H2O, तो देखो H2O जब हाइड्रोजन और इसको ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 1 एटम्स मिलकर आपका क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, H2O बनाएंगे। समझ में आया ना। तो देखो मिनिमम मैंने बोला था ना, कंडीशन 2 उसकी होनी चाहिए, 2 एलिमेंट्स की। तो देखो पहला एलिमेंट्स और दूसरा एलिमेंट्स, है ना, है दोनों मिलके बना रहे हैं ना। ऐसे ही CO2 भी हो सकता है, कार्बन प्लस का ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के जब हम रिएक्ट कराते हैं तो आपका CO2 मिलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। कार्बन पहला एलिमेंट, ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट। समझ में आ गया ना कंपाउंड क्या होता है, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको अगर ध्यान से समझेंगे तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं कि अब कंपाउंड को जलाने पे क्या होगा, कंबशन करने पे। अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड 2 आर कंबस्टिबल, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड, ज़्यादातर जो कंपाउंड है ना वो सारे हमारे क्या होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं, है ना, यानी कि जल सकते हैं, दहल सकते हैं, इनमें आग लगा सकते हैं आप। जब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, उसको जब जलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन को जब जलाएंगे, आप उसको एक से दूसरे के साथ में रिएक्ट कराएंगे, इग्नाइट कराएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको। समझ में आई ना बात। और व्हेन द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जब हमारा जो कंपाउंड जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं, जब इसको जलाते हैं ना हम ऑक्सीजन के साथ में या एयर के साथ में, तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो, जिसमें हाइड्रोजन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। और इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ओनली हाइड्रोजन, अगर किसी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, तो उसको हम, हाइड्रोजन और कार्बन है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। जब आपका हाइड्रोजन और कार्बन हो तो हाइड्रोकार्बन, जब आपका कार्बन और हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, तब आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो, ठीक है ना। चलो कुछ केमिकल फार्मूलेज हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, इनको आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। तो देखो मीथेन जो होती है ये हमारी गैस है,
तो उसका केमिकल फार्मूला है CH4, यानी कि जो CNG जो होती है, जो आप अपनी गाड़ियों वगैरह में डलाते हैं, उसमें क्या होता है, वो मेथेन गैस ही होती है, तो उसको CH4 बोलते हैं। और ब्यूटेन जो होता है ना, उसका केमिकल फार्मूला होता है C4H10, यानी कार्बन के 4 एटम्स और हाइड्रोजन के 10 एटम्स। तो ये हमारी LPG होती है, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो आप लोग अपने घरों में किचन में यूज़ करते हैं खाना बनाने में, तो वो हमारी LPG होती है। वो कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन होती है, ठीक है ना। और ये जो हमारी CNG वाली क्या होती है, मैथेन होती है। क्लियर है। अल्कोहल पे आ जाओ जरा। अल्कोहल का केमिकल फार्मूला है C2H5OH, ठीक है। ये आप लिख लें, जब तक मैं पढ़ाऊँगा ना आप इसको लिख लेंगे, और जब नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे तो आप इसको ना करके आना, ठीक है ना, जिससे आप पार्ट 3 थोड़ा और अच्छे से समझ पाएँ। तो इनकी हेल्प ज़रूरत भी पड़ सकती है। और आपसे ना ये आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बीच में कहीं से भी आपसे सवाल उठ के पूछ सकता है, MCQ पूछ सकता है, कहीं पर भी पूछ सकता है, आपको आना चाहिए। अब लास्ट में एसीटोन है, जिसका केमिकल फार्मूला है C2H6CO, ठीक है ना। तो देखो जब क्या होता है, जब मैथेन को, इस वाली मैथेन को जब ऑक्सीजन के साथ में बर्न कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, उसको जलाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस वाटर मिलेगा आपको, ठीक है ना। ध्यान से समझना। जब मैथेन को, ये मैंने ऐसे करके समझा रखा है, आप इसको लैंग्वेज में पेपर में आ जाता है ना, तो यूँ कहती हूँ, आप थ्योरी में लिख सकते हैं इसको बना के। टीचर इम्प्रेस तो मार्क्स भी इम्प्रेसिबल ही मिलेंगे, है ना। तो मैथेन और ऑक्सीजन को जब हम एक साथ रिएक्ट करा के जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है। ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन को जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे, इस वाले ब्यूटेन को यानी कि C4H10 को जब हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। जब हमारा अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, उसको जलाएंगे, इग्नाइट कराएंगे, तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। जब एसीटेन को, इस वाले को C2H6CO को जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, उसको जलाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलेगा। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखो मीथेन प्लस, पहले वाला एग्जांपल देखेंगे ज़रा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन। तो मीथेन का केमिकल फार्मूला क्या है, CH4, ठीक है ना। और ऑक्सीजन जब O2 के साथ में रिएक्ट कराएंगे, ठीक है ना, जब आपने इसको इग्नाइट कराया है, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस का वाटर मिलेगा, यानी कि H2O। तो वाटर का केमिकल फार्मूला H2O CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आता है ना। और देखो कार्बन का यहाँ पर जब कोई भी नंबर ना लिखा हो तो इसका मतलब 1 है, तो कार्बन का 1 एटम है, तो यहाँ पे देखो कार्बन का 1 है ना। इसके साथ में देखेंगे, लास्ट में नहीं देखेंगे। तो बिल्कुल जो अक्षर लिख दिया ना आपने, उसके जस्ट साथ में देखेंगे। H के 4 हैं यहाँ पर, कितने हैं भैया, है ना, H4 है, तो देखो। और यहाँ पर O2 है ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के भी 2 हैं। तो इस तरीके से, यानी कि CH4, आप अभी इसको बैलेंसिंग मत सीखो, ये तो बहुत मतलब 10th लेवल की बात हो जाएगी, इसको छोड़ो। तो कहने का मतलब, जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ में इग्नाइट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मिलता है, वाटर मिलता है। ऐसे ही जब ब्यूटेन प्लस ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे, यानी कि C4H10 को जब रिएक्ट कराएंगे आप ऑक्सीजन के साथ में इग्नाइट कराएंगे, ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O मिलेगा। ऐसे ही सेम मैनर में जब आप ना अल्कोहल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, यानी कि C2H5OH को जब रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या होगा, तब भी आपको CO2 प्लस H2O ही मिलेगा। और लास्ट में जब एसीटोन को जब आप जो ना ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराएंगे, उसको जलाएंगे, इग्नाइट कराएंगे, तो अब भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो यानी कि जब आप C2H6CO है ना प्लस O2 कराएंगे, जब इसको इग्नाइट कराएंगे, आप जलाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O तो मिलेगा ही मिलेगा, ये रिलीज़ होगा ही होगा। समझ में आया ना। तो बच्चों यहाँ पर पार्ट 2 ख़त्म होता है हमारा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं यार। कमेंट करके तो बता ही देना कि कैसा लगा वीडियो, इसके लिए हमारे बहुत मायने रखता है हमारा आपका एक एक कमेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही पार्ट 3 की तरफ, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूएबल समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपकी हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है।